नमस्कार दोस्तों, जय मां सरस्वती। परसों हमने जीएस के टॉपिक की शुरुआत की थी और मेरे पास कई कॉल भी आई हैं, सर आप जीएस जरूर पढ़ाएं थोड़ा थोड़ा। और लॉकडाउन की अवधि बढ़ चुकी है, आपको पता है 17 तारीख चला गया है लॉकडाउन, 17 मई। तो मैथ के जो चैप्टर है वो तो हम लोग क्लियर कराएंगे सर, उनकी जिस तरह से करा रहे हैं। क्षेत्रफल करा दिया, आयतन करा दिया है, वहां पर समय दूरी के 1-2 चैप्टर करा दिए हैं, संख्या पद्धति करा दी है, दशमलव भिन्न करा दी है, तो और चैप्टर है उनको कराएंगे। लेकिन आज सबसे महत्वपूर्ण रहता है कि हम लोग भारतीय संविधान को कहां से पढ़ते हैं। भारतीय संविधान हम लोग पढ़ते हैं भाग 1 से, प्रस्तावना से, लेकिन उससे पहले वाला जो 2 टॉपिक रहते हैं बढ़िया करके, उनको पढ़ना बहुत जरूरी है। वो टॉपिक है भारत का संवैधानिक विकास क्या है, कैसे भारत के लोगों को पता चला कि संविधान कैसा होता है, किस तरह से संविधान के माध्यम से सरकारें अपना शासन चलाती हैं। अब हमने अगर संविधान कहीं देखा है तो वो देखा है अंग्रेजों के माध्यम से, और अंग्रेज हमारे यहां सबसे पहले आते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में। इंग्लैंड से सन 1600 में एक आज्ञा पत्र लेकर 15 वर्षों के व्यापार के लिए कंपनी भारत आती है, उसका नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना शासन प्रारंभ किया सबसे पहले बंगाल में। तो जो हम आज बंगाल देखते हैं, एक्चुअल में वो बंगाल सारा आज का पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, उड़ीसा, बिहार, इसका बहुत सारा क्षेत्र मिलाकर बनता था। तो मुगल काल में सबसे संपन्न अगर कोई राज्य था तो वो बंगाल था। तो अंग्रेजों ने अपना शासन करना वहीं से शुरू किया है। अब भारत में व्यापार करने के लिए आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, हम व्यापार करने के उद्देश्य से जा रहे हैं। धीरे धीरे व्यापार से उसका कार्य शासन में चला गया, शासन करने लगी वो यहाँ। अब अंग्रेज जो ब्रिटेन है, वहां का जो राजा है, वो कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को नियंत्रित करना चाहते थे कि एक कानून हो, कोई लूट मार ना हो, उस कानून के तहत शासन चले। अब वो कानून जहां से शुरू होंगे वहां से माना जाएगा भारत का संवैधानिक विकास। अब भारत के संवैधानिक विकास की बात आती है तो सबसे पहले बात आएगी कि सबसे पहला कौन सा कानून है जो उन्होंने बनाया भारत के लिए, भारत की जनता के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। आइए मैं बातें करना चाहूंगा, मैंने चार्ट तैयार करके रखा है आपके लिए पूरा। आज का हमारा टॉपिक है, मैंने कहा इसको मैं 2 पार्ट में पढ़ाने वाला हूं, दोनों पार्ट में से आज पहले पार्ट की तरफ जा रहा हूं, वो देखते हैं। आज हमारा टॉपिक है भारत का संवैधानिक विकास, कैसे भारत का कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट आगे बढ़ा है, कैसे हुआ है, उस सारे बारे में बातें करेंगे। तो हमारे यहाँ इसको 2 पार्ट है हमारे पास। एक आता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब तक अपना शासन किया, जब तक शासन की बात करो और ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में है, तब तक हमारे यहाँ कितने अध्यादेश पारित हुए हैं, और उन अध्यादेशों में भी मुख्य अध्यादेश कौन से हैं, बीच वाले छोड़ देंगे सर, पक्की बात है। उसके बाद 1857 में जब हमारे यहाँ क्रांति हुई है तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया है। उसके बाद जितने भी अध्यादेश आए हैं वो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आए हैं। तो हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे। पहला पार्ट बताता है हमें 1773 से रेगुलेटिंग एक्ट से प्रारंभ करेंगे और 1853 के चार्टर एक्ट तक चले जाएंगे। यहां तक जितने भी अध्यादेश भारत में शासन करने के लिए कानून नियम बने हैं वो सब ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत आते हैं, उसके शासन के अंतर्गत आते हैं। आइए सर, सबसे पहले बात करूंगा, सबसे पहले बात करते हैं हम रेगुलेटिंग एक्ट की। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया है। पहली बार कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया है। तो मैंने इसकी मुख्य बातें यहां पर लिखी हैं, जैसे यहां देखिए, ब्रिटिश सरकार द्वारा कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने वाला पहला एक्ट। पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी पर लगाम लगाने की कोशिश की गई, बेलगाम होती चली जा रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी, पहली बार उस पर लगाम लगाने की कोशिश की गई। दूसरा सर, यहां जो सबसे बड़ी बात की गई है, भारत में इस समय 3 प्रेसिडेंसी थी। बंगाल प्रेसिडेंसी जो कलकत्ता प्रेसिडेंसी के नाम से भी जानी जाती है, मद्रास प्रेसिडेंसी और बंबई प्रेसिडेंसी। इन तीनों प्रेसिडेंसियों में गवर्नर बनते थे। बंगाल में भी गवर्नर बनता था, बंबई में गवर्नर बनता था, मद्रास में भी गवर्नर बनता था। इन तीनों गवर्नरों को मिलाकर इनके ऊपर एक गवर्नर जनरल बना दिया गया, और गवर्नर जनरल बनाया जो
यहां देखिए सर, बंगाल के गवर्नर को बंगाल, बंबई, मद्रास का गवर्नर जनरल बनाया गया। यहां से देखिए, कल भी मेरा एक टॉपिक रहा था, वो इसी से रिलेटेड था, इसीलिए मैंने वहीं से शुरू किया है। ये जो हम गवर्नर यहां देख रहे हैं, तो यहां आकर बन जाता है गवर्नर जनरल। अर्थात 1773 से पहले अगर अंग्रेज शासक का नाम लोगे तो उसको गवर्नर कहेंगे, और 1773 के बाद अगर आप भारत में अंग्रेजों के सर्वोच्च शासक का नाम लेंगे तो उसको गवर्नर जनरल कहेंगे। इसी में प्रावधान किया गया था कि भारतीयों को न्याय दिया जाए। अंग्रेज जो उन पर मुकदमा चलाए उसकी एक न्यायिक प्रक्रिया होनी चाहिए। 1773 के एक्ट में ही प्रावधान था कि आने वाले समय में अंग्रेजों के लिए, सॉरी भारतीयों के लिए एक कोर्ट होना चाहिए, एक न्यायालय होना चाहिए। तो 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। ये सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली का सुप्रीम कोर्ट जो आज एक्चुअल में है, दोनों का जो वर्क है, कार्य करने की जो प्रणाली है, बिल्कुल डिफरेंट है। क्योंकि हमारे यहाँ सर्वोच्च न्यायालय है, उसके बाद न्याय की अपील केवल राष्ट्रपति के पास जाती है, और यहां न्याय की अपील यहां करने के बाद अगर आप यहां से मुकदमा हारते हैं तो आप प्रिवी काउंसिल इंग्लैंड जा सकते हैं। अर्थात इसका नाम सर्वोच्च न्यायालय है मगर इसकी प्रणाली सर्वोच्च नहीं है। ये भारत में बड़ा है और इसके आगे आप अपील कर सकते हैं, इंग्लैंड जाना होगा आपको, वहां प्रिवी काउंसिल है, वो सर्वोच्च संस्था रही है तब तक जब तक अंग्रेज हमारे यहां रहे हैं अपील के लिए। तो ये क्वेश्चन उनसे बन रहे हैं, जो मेरी आपसे बात हो रही है उसके जरिए आप सुनते रहे। सर क्वेश्चन ये है मेरा कि भारत में कोई भी मुकदमा हो उसको आगे फॉरवर्ड करने के लिए, आगे ले जाने के लिए अंतिम अपीलीय न्यायालय कहां था? इंग्लैंड में प्रिवी काउंसिल है, वहां पर आप अंतिम रूप से अपील कर सकते हैं। ये 3 इसकी मुख्य बातें थी। इसके बाद एक एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया है, वो नहीं लिखवाने वाले सर, उसमें कुछ नहीं है ऐसा। 1781 में मुख्य बातें आ रही हैं। इसके बाद नंबर 2 पर आते हैं क्विट्स इंडिया एक्ट 1784। इसमें क्या क्या मुख्य बातें हैं वही क्वेश्चन बनकर आता है सर। जैसे पहली मुख्य बात, गवर्नर जनरल को प्रांतीय सरकार अगर नियमों का पालन नहीं करेगी, जैसा भारत का राष्ट्रपति है, वो राज्य सरकारों को बर्खास्त कर सकता है, वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। वैसे ही पहली बार गवर्नर जनरल को प्रांतीय सरकार को बर्खास्त करने की, जो राज्यों की सरकारें हैं जैसे प्रेसिडेंसियों में सरकारें हैं, उनको बर्खास्त कर सकते हैं अगर वो सही से काम नहीं करेंगे। अब अंग्रेज अधिकारी अपने नियमों का पालन नहीं करेंगे, संविधान का उल्लंघन करेंगे, उन पर ही मुकदमा चल सकता था। तो उन पर मुकदमा भारत में नहीं चल सकता था। पहली बार उन पर मुकदमा चलाने के लिए इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना की गई है। अंग्रेज अधिकारियों पर मुकदमा चलाने के लिए कहां पर मुकदमा चला सकते हैं आप? तो इंग्लैंड जाना होगा, उनके विरुद्ध आपको इंग्लैंड में ले जाएंगे। अब आइए देखिए सर, चार्टर एक्ट आने शुरू हुए हैं यहां से लेकर लास्ट। चार्टर अंग्रेजी का वर्ड है, इसका हिंदी मीनिंग होता है राजलेख। तो ये राजलेख आए हैं चार्टर एक्ट 1793, 20 साल की अवधि के बाद देखेंगे 93, 13, 33 तारीख पर। अब देखिए सर क्या हुआ है चार्टर एक्ट 1793 में। एक ही मुख्य बात लिखी है, कंपनी पर नियंत्रण करने के लिए एक नियंत्रण बोर्ड था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के नाम से उसको जानते हैं। कंपनी के नियंत्रक मंडल के सदस्यों का वेतन पहले इंग्लैंड से दिया जाता था। अब उन्होंने कहा भाई हम क्यों वेतन दें, तो उनका वेतन भारतीय राजस्व से देना प्रारंभ हुआ है, भारत के कोष से उनका वेतन देना प्रारंभ हुआ। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है आईएएस और पीसीएस को, छोटे वाले क्वेश्चन, क्योंकि मैं देख रहा हूं सर जो क्वेश्चन मेरे सामने आते हैं उनके आगे लिखा रहता है कब आया है। उसके बाद सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन हमारे पास बनते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ आए हैं, वो है सर चार्टर एक्ट 1813। 1813 का चार्टर एक्ट बहुत बेहतरीन, 3-4 क्वेश्चन इससे आते ही बनते हैं, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा। देखिए सर, कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया। पहले एकाधिकार पर बात कर लो। एकाधिकार का मतलब केवल और केवल मेरा अधिकार, आप नहीं कर सकते। अर्थात भारत में केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार कर सकती थी
और कोई कंपनी अगर आएगी वहां व्यापार करने तो ये उनको लाइसेंस नहीं देते थे। इंग्लैंड से कोई कंपनी आई, लाइसेंस नहीं देंगे, केवल ईस्ट इंडिया कंपनी। तो अंग्रेजों ने कहा भाई गलत बात है, क्या एक ही कंपनी वहां व्यापार करेगी? तो उसका एकाधिकार समाप्त हो गया। केवल चीन की जो चाय लेते थे, चीन से जो चाय का व्यापार होता था, वहां ईस्ट इंडिया कंपनी को छोड़ दिया गया। ये क्वेश्चन आता है कि एकाधिकार तो समाप्त हो गया, मगर कौन से पोर्शन पर छोड़ दिया गया? तो केवल और केवल चीन के साथ आप चाय का व्यापार करेंगे तो वहां चाय खरीदने के लिए, वहां से चाय लेने के लिए कोई और कंपनी नहीं आ सकती, आप कर सकते हो। अब भी भारत में ईसाई धर्म के प्रचार की अनुमति दी गई। ईसाई मिशनरी क्या होता है? प्रचार करने वाले, अपने धर्म की व्याख्या करने वाले लोगों का समूह मिशनरी कहलाता है। तो ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रचार की अनुमति दी गई। कौन से अधिनियम में? चार्टर एक्ट 1813। चार्टर एक्ट 1813 भारतीयों को शिक्षित करने की सोची गई कि भारत में शिक्षा का प्रचार हो ताकि हमें सस्ते किलर मिल सके। इसलिए तो उसके लिए इन्होंने पहली बार भारतीय शिक्षा के लिए बजट का प्रावधान किया है और 1 लाख रुपया दिया गया कि भारत में शिक्षित किए जाएं लोगों को। उसके बाद आएंगे सर हम चार्टर एक्ट 1833। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। 1813 वाले एक्ट से हमें यह पता चलता है कि भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का बहुत विस्तार हुआ। अब विस्तार होने के बाद जो छोटे छोटे स्थान देख रहे हैं कि केवल 3 प्रेसिडेंसी अभी लेकर चल रहे हैं। गवर्नर जनरल बनता है तो बंगाल का कहलाता है। अब क्या किया गया? बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। देखो यार, ये बंगाल का गवर्नर जनरल है, इसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया है। अर्थात लॉर्ड विलियम बेंटिक यहां है, लॉर्ड विलियम बेंटिक यहां पर हैं। वो बंगाल के तो अंतिम गवर्नर जनरल हैं और भारत के पहले गवर्नर जनरल, भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। अर्थात थे वो बंगाल के अंतिम और उन्हें बना दिया गया भारत का पहला। तो वहां लास्ट है तो वहां से शुरू करते हैं। 1833, ये क्वेश्चन बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, जरा इस पर ध्यान दें। 1833 के चार्टर एक्ट में बात कही गई कि भारत में दास प्रथा समाप्त हो जानी चाहिए, लेकिन दास प्रथा इसी एक्ट में पहली बार आया है। उसके 10 साल के बाद खत्म हुई है 1843 में। 1843 में दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया। अर्थात कोई दास रखेगा तो उस पर आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। वो नियम 5 से दास प्रथा समाप्त हुई है। कभी कभी ये पूछता है कि कौन सा नियम? 1843 में भी दास प्रथा एक्ट में कौन सा नियम? तो नियम नंबर 5 दास प्रथा को उन्मूलन, समाप्त घोषित करता है कि भारत में दास प्रथा अब नहीं रही। आप लोगों की खरीद फरोख्त नहीं कर सकते, अपने यहाँ 5-6 आदमी आप दास नहीं कर सकते, उनसे जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते, उनसे बलात् श्रम नहीं करवा सकते। अब देखिए सर, लास्ट में आता है हमारे पास, वीडियो में थोड़ा कम भी दिखाई देगा, नीचे पोर्शन में पहुंच गए, हो सकता है सही नहीं आ रहा हो, लेकिन आप मेरी बातों पर जाने सर। 1853 का चार्टर एक्ट, ये भारत में अंग्रेजों द्वारा प्रस्तुत किया गया अंतिम राजलेख है। राजलेख मतलब चार्टर एक्ट है लास्ट। इसकी 2 बड़ी खूबियां हैं हमारे पास। कंपनी के अधिकारियों का चयन अब तक मनोनीत करके होता था कि मेरा मन कर दिया तो ब्रजेश को डायरेक्टर बना दिया, मुकेश को मंत्री बना दिया, जो मेरी मर्जी आई मैंने किया। अब ऐसा नहीं था। कंपनी के अधिकारियों का चयन करने के लिए प्रतियोगी परीक्षाएं होनी शुरू हुई, जैसे हम लोग जिसकी तैयारी अब कर रहे हैं। तो पहली बार भारत में किस अधिनियम के अंतर्गत प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन हुआ? देखिए भाई साहब, अब सब लोगों से मेरी एक दरख्वास्त रहती है, पढ़ते हम ल्यूसेंट से हैं, किसी से भी, क्वेश्चनों को निकालना महत्वपूर्ण है, जीएस में आपसे बात करना महत्वपूर्ण है। आप जीएस में लिखना ज्यादा पसंद करते हैं, पक्की बात है, लिखना भी चाहिए, लेकिन मेरे भाई लिखने से ज्यादा आप लोग सुनना पसंद करिए। नोटें की जो बात है, आप एक कॉपी लेकर बैठे हैं, नोट करते रहे, पक्की बात है, दोबारा तिबारा इस वीडियो को आगे पीछे करते रहे। यहां जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं कि किस चार्टर एक्ट के अंतर्गत पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों के चयन के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किया गया है? तो वो प्रतियोगी परीक्षाओं का
प्रारंभ हम कर रहे हैं, बता रहे हैं 1853 का चार्टर एक्ट। दूसरा सर, विधि निर्माण की प्रक्रिया, जैसे हमारे यहाँ विधि कैसे बनती है, जरा बात आई, कानून कौन बनाता है हमारे यहाँ? हमारे यहाँ कानून बनाने वाली दो संस्थाएं हैं। केंद्रीय कानून बनाने का अधिकार संसद को है, राज्यों के लिए कानून बनाने का अधिकार विधानमंडल को है। वैसे ही भारत में जो कानून बनेंगे, कानून देखे जाएंगे, तो विधि निर्माण के लिए 12 सदस्यीय विधान परिषद का गठन किया गया। बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहली बार विधि निर्माण परिषद का निर्माण कब किया गया? तो विधान परिषद है जो विधि बनाया करेगी, कानून बनाया करेगी। ये हमारा टॉपिक था। कल इसका पार्ट 2 है। पार्ट 2 में हम चर्चा करेंगे 1858 से। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर ये 1853 लिख दिया, फिर आप 1858 आ गए। भैया 53 से लेकर 58 तक कोई भी अधिनियम पारित नहीं हुआ। बात हम अधिनियम की कर रहे हैं, किसी शासक का कार्यकाल नहीं लिखवा रहे कि ये वाला आज बना है इस सन में, अगला वाला उस सन में आ जाएगा। अब ये संवैधानिक विकास है। इससे पहले अगर आपने संविधान को पढ़ना शुरू कर दिया, क्योंकि सर इन्हीं बातों को पढ़ पढ़कर, इन्हीं अधिनियमों को पढ़ पढ़कर हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत सारी बातें इनसे उठाकर संविधान में रखी। तो हम आ गए हैं सर कहां तक? 1853 का चार्टर एक्ट है हमारे पास। ये भारत का अंतिम चार्टर एक्ट है। इसके बाद भारत में चार्टर एक्ट नहीं आए हैं। उसके बाद आए हैं अधिनियम। क्यों? क्योंकि अब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त होने जा रहा है। कल से जो शासन की बात है, एक टॉपिक और डालूंगा। 3 टॉपिक मैंने आपको यहाँ बातें की हैं, बड़े महत्वपूर्ण है। जैसे पहला वाला टॉपिक, उसमें मैंने ये क्लियर करने की कोशिश की आपसे उस टॉपिक में कि कब गवर्नर बने, कब गवर्नर जनरल बने, कब वायसराय बने। आज मेरा यह है कि भारतीय संविधान पढ़ाने से पहले जो 2 टॉपिक पढ़ाने बहुत अनिवार्य हैं, तो उनमें पहला टॉपिक यह है। कल वाला जो टॉपिक इसी में आएगा, मैं ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जो अधिनियम आए हैं वो बड़ा महत्वपूर्ण है। हो सकता है कल का टॉपिक लंबा खींच जाए थोड़ा, लेकिन सर जरूर मैं कल आपसे मिलूंगा। कोशिश करूंगा मैं आपसे रेगुलर मिलता रहूं, क्योंकि 17 तारीख तक लॉकडाउन पड़ा है। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।